2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के मुंह से आपने कभी अच्छे दिन सुना क्या? जो अर्जित विश्वसनीयता थी चुनाव आयोग की 1950 से आज तक, उसको नष्ट और भ्रष्ट कर दिया है। अपोजिशन ने इस बार पहली बार एटलीस्ट सरकार को आईना दिखाने का काम तो किया कि दे आर लिकिंग द टोज ऑफ द पावर्स दैट बी। राहुल गांधी अगर दोनों जगह जीतते हैं तो वायनाड इज गोइंग टू वेकेट। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। तो राहुल गांधी ही पीएम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विदाउट एनी डाउट बीजेपी रहेगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चेकपोस्ट न्यूज पर। आपके साथ मैं हूँ जीनत सिद्दीकी और लगातार चर्चा इसी बात की हो रही है कि जो एग्जिट पोल आए हैं उसके लिए क्या वाकई सभी तैयार थे, मेंटली प्रिपेयर थे? पर विपक्ष ने जो सवाल उठा रहा है उसका क्या आधार है? एग्जिट पोल एग्जैक्ट कितने होते हैं उसकी हिस्ट्री पर भी बात होगी और वो कौन से ऐसे मुद्दे रहे जो फिलहाल एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हेमंत अत्री जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और अमूमन खुलकर बोलते हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत सबसे पहले तो मैं शुक्रिया कहूंगी कि आपने समय निकाला चेकपोस्ट न्यूज के लिए। और बड़ा क्लियर सा सवाल सर, आप प्रिपेयर थे? आपको हैरानी हुई इस एग्जिट पोल से या आपको लगा नहीं ये तो होगा ही, हम तो एक स्टेप आगे चलते हैं स्ट्रेटेजिकली जो ये चीजें हो रही हैं, जो आरोप लग रहे हैं? नहीं, देखिए जीनत जी, ये अगर पिछले 10 साल का जो राजनीतिक जो पिछले 2014 से 2024 के बीच में आप देखेंगे तो कुछ पैटर्न्स बने और ये पैटर्न भी उनमें से एक है कि जहां भी चुनाव हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी रेस में हो ना हो, जो कुछ हो, लेकिन उसको या उसके एलाइज को आगे दिखाना ही है और अपोजिशन को पीछे दिखाना ही है। इससे कोई मुझे अचंभा नहीं हुआ। अगर कल आप मेरा 12:15 का दोपहर का शो देखेंगे तो मैंने उसमें एग्जैक्टली ये बता दिया था आपकी एक कुलीग को कि शाम को 6 बजे के बाद ये नंबर्स आने वाले हैं। और मजेदार बात यह है कि जो फीडबैक मुझे था उससे भी 10-12 सीट्स और बढ़ा दी गई बाद में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो, और जो भी डेटा है कल का, अगर आप वो देखेंगे पूरा जो एग्जिट पोल का जो डेटा है, किसी का भी देखिए आप, तो मुझे तो ऐसा लगा प्राइमा फेसी कि सब ने एक ही व्यक्ति से बात करी है जैसे, और सबको ब्रीफ भी एक ही व्यक्ति से। ऐसा कभी होता नहीं है। आमतौर पे क्या होता है, आपने सर्वे किया, मैंने किया, तमाम लोगों ने किया, उसके बाद जो फाइंडिंग्स होती है दे आर ए बिट डिफरेंट, यू नो। जब एनालिसिस हम करते हैं, हर एक आदमी का अपना अपना तरीका और फॉर्मूला होता है। कल पहली बार मैंने ये देखा कि जितने भी जो मेन स्ट्रीम के सो कॉल्ड चैनल्स हैं, मैं उनको चैनल्स कहता ही नहीं, उनको सो कॉल्ड चैनल्स कहता हूँ, जो उनकी हरकतें हैं और जो सारी पिछले, तो कल मैंने पहली बार ये देखा कि सब के सब की जो फाइंडिंग्स थी दे वर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। और कंपटीशन ये था कि कौन ज्यादा बता सकता है, और उसमें बाजी मारी जो एक कांग्रेसी नेता है, उनका जो चैनल है सो कॉल्ड चैनल, उसने सबसे ज्यादा बाजी मारी। उसने 400 प्लस माइनस 15 कर दिया, जो एक प्रदेश का प्रभारी भी है। तो कल ये हुआ। और बाद में जब हम सारे लोग, क्योंकि दिन भर कल सारा दिन लाइव थे, सब साथियों से बात हो रही थी, तो ये था कि कहीं साउथ ब्लॉक से एक मैसेज आया है कि सबके सबने यही करना है। तो उसके बाद कंपटीशन छिड़ गया कि कौन ज्यादा दिखा सकता है। तो ये सारी चीजें हैं। आई एम यूज्ड टू इट फॉर लास्ट से अबाउट 10 years और सो नाउ ऑन टीवी डिस्ट्रिक्ट। तो मुझे कोई अचंभा नहीं हुआ। आई वाज एक्सपेक्टिंग इट। हाँ, इतना जरूर है कि जो 415 तक ले गए वो तो दे आर मोर लॉयल देन द किंग हिमसेल्फ। मैं तो ऐसा ही कह सकता हूं। हिमंत जी, 2014 के इलेक्शन में एक जो मैं कहूं कि फैन फॉलोइंग थी, एक कैरिज्मेटिक व्यक्तित्व कहते हैं, करिश्माई व्यक्तित्व था नरेंद्र मोदी जी का, वो 24 में नहीं है। कोई माने या ना माने, ठीक है। 19 में एकदम से चुनाव पलटा, हमारे सामने पुलवामा को लेकर विपक्ष कुछ सवाल उठाता है, बालाकोट की बात हो जाती है, लेकिन वैसा भी अभी नहीं था। अच्छा, कुछ विद्वान ये भी कहते हैं कि राम मंदिर भी उस तरह से मुद्दा नहीं बन पाया जैसा बनाने की कोशिश की गई, क्योंकि अयोध्या में ही टफ फाइट हो गई है, बनारस को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही हैं। फिर ऐसा क्या है जो फेवर में जा रहा है कि एग्जिट पोल में 400 पार? मतलब प्राइम मिनिस्टर ने अपनी रैलीज में बोलना बंद कर दिया लेकिन कुछ चैनल्स ने बंद नहीं किया। ये क्या है, मतलब क्या है ये? नहीं, जब जब चैनल, जो प्राइम मिनिस्टर बंद कर देंगे तभी तो उनका जो कीर्तन है, तभी तो चैनल शुरू करेंगे ना। ये भी तो एक पैटर्न ही है जीनत जी। उन्होंने एक बात छेड़ी, उसके बाद आपने 15 दिन तक देखा होगा पूरे देश में एक नैरेटिव बनाया गया। चुनाव डिक्लेयर भी नहीं हुआ था। अगर 16 मार्च से पहले की आप बात करें, प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में एक सेंटेंस कहा कि हमने 370 हटाई है इसलिए हम 370 लाएंगे, दैट काइंड ऑफ ए थिंग। उसके बाद वो 20 दिन वही नैरेटिव बनाया गया और एक हाइप ये क्रिएट की गई कि मैं और आप और आम जनता, बहुमत की तो बात ही छोड़ दे, 370 का ही नैरेटिव बन जाए। वो एक टिपिकल जो मोदी जी का स्टाइल है काम करने का और बीजेपी का आजकल। और क्योंकि मीडिया उसका पूरक है, मीडिया उससे सवाल नहीं करता, मीडिया उसका पूरक है, उसको सप्लीमेंट करता है और फिर ऑगमेंट करता है। तो ये सारे का सारा एक पैटर्न है, इससे कोई हैरानी की बात नहीं हुई।
लेकिन जो आपने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि 2014 में क्या था? अच्छे दिन। जिसने जो मांगा नहीं वो भी दे देंगे। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी के मुंह से आपने कभी अच्छे दिन सुना क्या? 2019 आ गया। 2019 में उन्होंने 14 से लेकर 19 की कोई अचीवमेंट नहीं बताई। काला धन की कोई बात नहीं की, अच्छे दिन की कोई बात नहीं की, जो महंगाई की बात नहीं की, बेरोजगारी की बात नहीं, कुछ नहीं किया। क्या किया? पुलवामा, और पुलवामा के बाद बालाकोट। पुलवामा पे बहुत सारे सवाल हमारे भी है, मैंने डिफेंस कवर की है 20 साल दिल्ली में नेशनल लेवल पे, और भी बाकी, लेकिन किसी सवाल का जवाब तो कोई मिला नहीं आज तक सरकार की तरफ से। तो पुलवामा के बाद बालाकोट, और पूरा देश एक तरीके से, जो आपने मोदी मोदी 2014 में सुना था, 2019 में प्रधानमंत्री ने आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए शहीदों के नाम पर वोट मांगे, सारे देश ने देखा। और उनकी बैकड्रॉप में भी आपने शहीदों के फोटो देखे होंगे, अगर आपको ध्यान हो। पुलवामा के राजस्थान में एक उन्होंने रैली की थी, उनकी बैकड्रॉप के अंदर शहीदों के नाम थे, शहीदों के फोटो थे। तो टू दैट एक्सटेंट इवेंट इस बार तो चुनाव में बिल्कुल ही कमाल कर दिया। अगर आप उसकी बात करें, तब तो राष्ट्रवाद था। एक बात आप मान के चलिए, इस देश में मंदिर का इशू तब तक था जब तक मंदिर बना नहीं था। अब वो करेंसी काम नहीं कर रही इस चुनाव में। यही कारण है कि मोदी जी को खुद भी कहना पड़ा कि मंदिर एक इशू नहीं है। तो जब कोई भी इशू नहीं है तो आप चुनाव किस बात में लड़ते हैं? एक प्रोफेशनल तरीका अगर आप वर्ल्ड ओवर देखेंगे, चाहे वो अमेरिका में देखें, यूरोप में देखें, जितनी भी डेमोक्रेसी, उसमें जब आप 10 साल शासन करती है या 5 साल शासन करते हैं, तो उसके बाद आप किस बात पर चुनाव लड़ते हैं? आपकी पॉलिसीज पे, प्रोग्राम्स पे, अचीवमेंट्स पे, और अपने विजन पे आने वाले टाइम में। प्रधानमंत्री जी ने इनमें से किसी एक चीज का जिक्र किया पूरे चुनाव के दौरान? प्रधानमंत्री जी का जो फार्मूला था चुनाव का, वो आप हैरान होंगी, किसी ने, पता नहीं किसने उनको वो ज्ञान दिया। पूरा चुनाव उन्होंने किस बात पर लड़ा? मैं पे। तो आई कॉल इट M15 फार्मूला। 15 M का प्रयोग किया उन्होंने। 3 तो सर्वव्यापी, सारा दुनिया जानती है। उनका जो पेट है वो मैं, मेरा और मैंने, तो आपने सुना ही है। उसके अलावा जो 12 नए M आए इसके अंदर, वो आया मुसलमान, ये भी उनका फेवरेट है। फिर आया मटन, फिर आई मछली, फिर आया मंदिर, फिर आया मैनिफेस्टो, उसके बाद आए माओइस्ट, उसके बाद आई मुस्लिम लीग, उसके बाद आया मुजरा, फिर मंदिर, फिर मस्जिद, फिर मंगलसूत्र, फिर महात्मा गांधी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेडिटेशन। ये चुनाव लड़ा है प्रधानमंत्री जी ने। अगर आप उसको बारीकी से देखें, उनका पूरा जो कैंपेनिंग जो थी, इन 15 M के ऊपर थी। या तो उनको किसी बड़े विद्वान ने बताया कि मैं से आगे आपको इधर उधर होना ही नहीं है, तो ये पैटर्न तो कम से कम वही बताता है। ना उनकी कोई पॉलिसी, ना कोई प्रोग्राम, ना कोई अचीवमेंट, और वो वोट किस बात पे मांग रहे हैं? दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। चुनाव में जब आप वोट मांगते हैं, आप 5 साल की टर्म मांगते हैं। प्रधानमंत्री जी 2047 तक की टर्म मांग रहे हैं, 23 साल की टर्म। तो जो कुछ होगा वो 2047 में होगा। 2047 में से हम और आप में से भी कितने लोग होंगे, कैन वी से समथिंग ऑन दैट? लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि मैं अविनाशी हूं और मैं 2047 तक रहने वाला हूं। तो इस तरह की जो जो ये पूरे का पूरा जो नैरेटिव है, ये देश की आम जनता के लिए नहीं। अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में भारतीय जनता पार्टी और मोदी की पॉलिटिक्स, तो उन्होंने इस देश में 20 से 22% ऐसे भगत क्रिएट कर दिए हैं। नेता आमतौर पर नेता क्रिएट करते थे, सेकंड लाइन के, थर्ड लाइन के नेता, नेतृत्व बढ़ाते थे। मोदी दुनिया के पहले नेता है जिन्होंने भगत क्रिएट किए, भगत पैदा किए। और भक्त भी कौन से? अंधभक्त, जिनको किसी मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, उनको केवल मोदी की भक्ति कर दी है। और ऐसी संख्या आप जानकर हैरान होंगे, 20 से 22% की है। वो कोई छोटी संख्या नहीं है। तो मोदी के जितने भी ये भाषण है, वो सारे उन पर केंद्रित है। वो आपको और मुझको नहीं कह रहे, वो सब ये जो मैंने 15 M बताया आपको, ये उनको फीड कर रहे हैं वो। फिर उनकी भाषा का स्तर देखिए। पंजाब में उन्होंने क्या कहा कि मुंह मत खोलिए वरना मैं 7 पीढ़ियों के पाप गिना दूंगा। ये प्रधानमंत्री की भाषा है। और ये किसको कह रहे थे? ये डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो उनको चिट्ठी लिखी पंजाब के कैंपेनिंग के दौरान, एक लास्ट में चिट्ठी लिखी 2 पेज की, कि पंजाबियों को रिक्वेस्ट की, और उन्होंने मोदी जी को भी एक बात कही कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को इन्होंने गिराया है। मनमोहन सिंह जैसा विद्वान आदमी, जिसकी पूरी दुनिया के अंदर एक ख्याति है, उसके बारे में ये शब्द कहना, ये क्या कोई शोभा देता है? प्रधानमंत्री उस नैरेटिव को कितना लो लेंगे? तो ये एक पैटर्न है खास किस्म का मोदी जी का चुनाव की कैंपेनिंग का। उसके बाद आता है उनका माइक्रो मैनेजमेंट। चूंकि उनके पास दुनिया की सबसे अमीर पॉलिटिकल पार्टी है, दुनिया के सबसे बड़ी पन्ना प्रमुखों की फौज है, सारे संसाधन उनके पास है, सो कॉल्ड मीडिया उनकी जेब के अंदर है, जो चाहे करवा सकते हैं। तो उनका चुनाव लड़ने का स्टाइल ये है।
और जो चुनाव की जो हमने जो चुनाव कवर किए इतने सालों तक, 96 से हम शुरू हुए थे, आज 2024 है। लेवल प्लेइंग फील्ड हिंदुस्तान के लोकतंत्र का बेसिक मंत्र है कि जितना जीनत जी कर रही है उसी लेवल प्लेइंग फील्ड पे मुझे भी मिलना चाहिए। लेकिन क्या ऐसा हुआ? पूरे चुनाव से पहले, चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस पार्टी के खाते सील कर दिए गए, हेमंत सोरेन को अंदर कर दिया गया, अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दिया गया, प्रधानमंत्री को खुली छूट दी गई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन की। तो ये क्या हुआ? संसाधन सारे उनके पास है, तो चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं दिखा आपको? वही मीडिया में क्या होता था, साइलेंस पीरियड जब है, जब आपका आज कैंपेन खत्म हो गया है, तो उस रीजन के अंदर कोई इंटरव्यू और कोई चीज ब्रॉडकास्ट नहीं होगी। प्रधानमंत्री जी ने तो 80 इंटरव्यू दे दिए और सारे के सारे साइलेंस पीरियड के अंदर दौरान छपे। जहां भी कैंपेन होता था उस दिन, जहां पोलिंग है उस दिन वहां पर इंटरव्यू छपता था, चाहे वो अखबार हो चाहे चैनल। लगातार आपने देखा ही। तो इस बार का चुनाव, चुनाव आयोग की दृष्टि से आप देखेंगे, भारत का जो चुनाव आयोग है पूरी दुनिया में उसकी ख्याति है, उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसकी विश्वसनीयता है, और पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी यहाँ के मॉडल को स्टडी करती है। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी का इंस्टीट्यूट भी अपने, अगर आपने ध्यान हो आपको, द्वारका के अंदर बनाया था कुरैशी साहब के टाइम में। तो हंड्रेड्स ऑफ पीपल कम फ्रॉम देयर ऑल अराउंड द वर्ल्ड। और इस बार के चुनाव में जो श्रीमान राजीव कुमार हैं, उनका जो पूरा का पूरा तरीका रहा, वो मैं कहता हूं कि जो अर्जित विश्वसनीयता थी चुनाव आयोग की 1950 से आज तक, उसको नष्ट और भ्रष्ट कर दिया है। अब चुनाव आयोग किस मुंह से चुनाव करा रहा है, क्या उसकी क्रेडिबिलिटी है, ये सारा देश देख रहा है। अब हेमंत जी, एक सवाल, माना कि कैंपेनिंग बहुत खराब थी, नेगेटिव रही बीजेपी की, कोई उनके पास इशू नहीं था, लिटरली वो इस बार जो, मतलब मेरा तो बहुत कम अनुभव है आपसे, लेकिन मैं एक चीज महसूस करती हूँ कि जो 2014 में था, जब वो एक पॉजिटिव कैंपेनिंग के साथ आए थे कि लोगों ने, मैं आप ही की लाइन को रिपीट करूँ, कि जो नहीं मांगा वो भी देने वाले थे। तो इस बार जो बचा हुआ है वो बचा पाएगी जनता या नहीं, उसकी भी बात नहीं की उन्होंने। ठीक है, इन सब का मतलब ये तो नहीं हो जाता कि ऑपोजिशन को वोट मिल जाएंगे, इंडिया अलायंस को वोट मिल जाएंगे। इंडिया अलायंस को कोई क्यों चुने? मतलब उनके पास ऐसा क्या था, या सिर्फ राहुल गांधी जिस मैनिफेस्टो के 5 स्पेसिफिक पॉइंट्स का जिक्र कर रहे थे, खटाखट जो चल रहा था, क्या उस बिहाफ पे वोट मिल जाएंगे उन्हें? आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं जीनत जी, सवाल ये कि चुनाव का नैरेटिव क्या बनाने की कोशिश की। एक है रूलिंग पार्टी, दूसरे है चैलेंजर। रूलिंग पार्टी तो ना पॉलिसी की बात करिए, ना प्रोग्राम्स की बात करिए, ना विजन की बात करिए। अपोजिशन ने इस बार पहली बार एटलीस्ट सरकार को आईना दिखाने का काम तो किया कि दीज आर द इश्यूज। आप 2 करोड़ रोजगार की बात करके आए थे हर साल, आप अर्थव्यवस्था की बात करके आए थे, आप महंगाई की बात करके आए थे, वो सारे इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट की बात जो थी वो करके आए थे। वो सारे इश्यूज एटलीस्ट किसी ने टेकअप तो किए। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको छुआ नहीं, साइड स्टेप कर दी, हर बार कर दी। लेकिन चुनाव तो इन्हीं बातों पर लड़ा जाता है ना, कि देश के मुद्दे क्या है, युवाओं के मुद्दे क्या है, महिलाओं के मुद्दे क्या है, माइनॉरिटीज के मुद्दे क्या है, हर सेगमेंट के अलग अलग मुद्दे क्या है, और उसके ऊपर आप अपना प्रोग्राम बताती हैं, पॉलिसी बताती हैं, विजन बताते हैं, सामने वाला अपना बताता है। तो मोदी जी ने तो जो विजन दिखाया वो सारे देश ने देख ही लिया। उनका पूरा मैनिफेस्टो उठाइए आप, उसमें कंक्रीट क्या है बता दीजिए मुझे। मैंने बीजेपी के तमाम लोगों से पूछा, पूरे 16 मार्च से लेकर आज तक सैकड़ों उससे भी ज्यादा बहस की होंगी मैंने तमाम चैनल्स के ऊपर। बीजेपी के लोग मुद्दे पे बात ही नहीं करते, दे सिंपली साइड स्टेप। तो बेसिकली ऑपोजिशन तो यही कर सकता है ना। ऑपोजिशन के पास जो लिमिटेड रिसोर्सेज थे, जितना लिमिटेड उनको मीडिया कवरेज था। देखिए, अपोजिशन का नैरेटिव हमेशा से लोकतंत्र के अंदर, अपोजिशन का नैरेटिव हमेशा उसका बनाने की जिम्मेदारी मीडिया के ऊपर होती है। और मीडिया में आप कमाल देखिए, किसी भी चैनल को उठाइए, किसी अखबार को उठाइए, बढ़िया से बढ़िया जो अखबार थे, दे ऑल रोट इंडी गठबंधन, मोदी की भाषा। आप किसी का नाम भी खराब कर सकते हैं क्या? नाम तो पूरा लीजिए कम से कम। जब इंडी गठबंधन लिख रहे हो तो या भी लिख सकते हो, आप इंडिया भी लिख सकते हो। ये एक मानसिकता को दर्शाता है कि दे आर लिकिंग द टोज ऑफ द पावर्स दैट बी। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। ये लोकतंत्र में, हिंदुस्तान के में नहीं देखा गया कभी भी। और यही कारण है कि आज अगर आप वर्ल्ड के मैप पे आप देखेंगे तो जो हमारा जो मीडिया की फ्रीडम इंडेक्स है, वी आर स्टैंडिंग एट 161। दैट स्पीक्स ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ इटसेल्फ ओनली। ये मैंने और आपने तो नहीं कर दिया ना। यही मीडिया था, यही सारे ओनर्स थे, सारी बात थी। आज से 10 साल पहले यूपीए का क्या हाल किया था, आप देखा होगा आपने अपना आंदोलन। विज्ञापन के स्लॉट्स भी, आप तो उस टाइम टीवी में थी, विज्ञापन के स्लॉट्स भी बंद थे, नॉन स्टॉप कवरेज चलती थी 10-10 घंटे तक। आज क्या हो गया? आज तो मोदी से सवाल ही नहीं पूछा जाता, आज तो सारे सवाल अपोजिशन से पूछे जाते हैं। तो ये एक नए तरीके के माहौल के अंदर आपने ये चुनाव देखा 2024 में। और जो परिणाम दिखाए गए हैं जो एग्जिट पोल के अंदर,
तो आई एम सॉरी अगर ये परिणाम आते हैं तो 2024 का जो तमाम लोग कहते हैं 2024 के बाद जो आपने लास्ट चुनाव देखा, मुझे लगता है इस पैटर्न का ये लास्ट चुनाव है। अगर मोदी को एक अवसर और मिला तो क्या होगा उसकी आप केवल कल्पना कर सकते हैं, मुझे अंदाजा है उसका। ये जो चुनाव था ये बिल्कुल रशियन मॉडल के ऊपर चुनाव लड़ा गया है और आगे आने वाले टाइम में वो दिशा पकड़ ली गई है। आपने राष्ट्रपति कोविंद की कमेटी का देखा होगा, वन नेशन वन इलेक्शन, वो क्या चीज है? वो वही पैटर्न है रशिया वाला। कहने को डेमोक्रेसी है, विरोधियों के साथ जो किया गया है, तो वो सारी चीजों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और इस देश का जो अर्जित लोकतंत्र है उसको बचाने की जिम्मेदारी जनता की है, मेरी और आपकी। हम अपना दायित्व निभा रहे हैं, ये तो जनता को देखना पड़ेगा कि वो क्या चाहते हैं। यू एंड मी कैन नॉट डिसाइड और डिक्टेट फॉर दैट। एक सवाल जो मैं आपको लेके, हरियाणा को लेके मेरे मन में रहता है। अब मैं थोड़ा ऑपोजिशन की कुछ खामियों पर बात करूंगी। मैंने आपका एक ट्वीट भी देखा था, पोस्ट देखी थी आपकी, और सेम वो फीलिंग मेरी भी थी, क्योंकि मैंने हरियाणा के लिए 4 साल काम किया, तो थोड़ा सा उसको समझते हैं। छत्तीस बिरादरी की चाहे जितनी बातें हों, ये करनाल की सीट, गुड़गांव की सीट, ऐसे लगता है कि थाली में दी गई है सजा के, आइए जीत जाइए। ये टिकट बंटवारे में भी कुछ गड़बड़ हुई है ना कांग्रेस से, आप मानते हैं? देखिए, मैं पहली बात तो जीनत जी आपको बताऊं, मैं पिछले 10 साल से हरियाणा की चर्चा आमतौर पे नहीं करता हूं। आप समझेंगे, यू विल अप्रिशिएट दैट। बट सिंस यू हैव आस्क्ड, हर एक पार्टी के अंदर अपनी फॉल्ट लाइन्स होती है, हर एक पार्टी के अंदर होती है, हर एक परिवार में भी होती है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होती है। आपने 2 सीटों का जिक्र आज किया, मैंने तो जिस दिन टिकट मिली उस दिन कहा था। ऐसे ही अजीत रंजन जी ने पूछ लिया तो जवाब देना पड़ेगा। आई कांट जस्ट स्किप लाइक बीजेपी के, हम तो जवाब ही नहीं देंगे, जवाब तो देना पड़ेगा अगर नहीं चाहते पूछे। अगर एक पक्ष ये है, बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी की 2 सीटों पे नहीं हो सकता, मेरी एक आध और भी रिजर्वेशन है, वो कोई बड़ी बात नहीं। हर एक आदमी का अपना रवैया है, नजरिया है, देखने का तरीका है। मेरे को तो इससे भी ज्यादा हो सकता है आपत्ति हो, वो कोई बात नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने 10 सीटें हरियाणा में है, उनमें से 6 किन को दी? जो कांग्रेस से आए हुए लोग। और जो अपने आप को कार्डर बेस्ड पार्टी कहती है, वो दरी बिछा रहे हैं बेचारे। जो अपने कार्डर्स हैं उनके, जो सालों से उनके लिए नारे लगाते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, माइक्रो मैनेजमेंट करते हैं। और कहां से नवीन जिंदल को कैसे पकड़ के लाया गया, देखा ना आपने? उसके अलावा अरविंद शर्मा कहां से आए हैं, धर्मवीर कहां से आए हैं, रणजीत कहां से आए हैं, अशोक तंवर कहां से आए हैं, कृष्णपाल गुर्जर कहां से आए थे? केवल और केवल अगर आरएसएस कार्डर की आप बात करेंगी तो 10 में से 2 हैं और 2 बीजेपी के हैं, बाकी 6 लोगों ने 60%। तो हर एक पार्टी का देखिए अपना नजरिया है, दे आर एंटाइटल्ड टू डू व्हाटएवर दे वांट। हम बाहर एक इंडिपेंडेंट एनालिस्ट के तौर पे हमारी भी रिजर्वेशन हो सकती है, लेकिन वो हर एक पार्टी की फॉल्ट लाइन से। कांग्रेस पार्टी इससे कहीं बेहतर कर सकती थी। आप 2 कह रही है, हो सकता है मेरे मन में 4 हो, लेकिन उनके फैसला तो वो करेंगे ना। यू एंड मी कैन नॉट डिसाइड, दैट इज फॉर देम टू डिसाइड। यू एंड मी कैन नॉट, एंड वी शुड नॉट आल्सो ट्राई। फॉल्ट लाइन से कोई मना नहीं करता। इस बार एक इंटरेस्टिंग चीज और हुई है हरियाणा में, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा। ये जो इन फाइटिंग और आपस में बयानबाजी, ये कांग्रेस पार्टी की कल्चर है पैन इंडिया। और मैं तो एक बड़ी फेवरेट सेंटेंस मैंने एक बार सोनिया जी को भी कहा था, और सारे साथी कहते हैं जिन्होंने कांग्रेस कवर की है, कि कांग्रेस डिफीट्स कांग्रेस ऑल ओवर, ऑल अक्रॉस। तो वो हंसी थी, लंच पे थे उनके घर पे, तो हंसी थी कि व्हाई यू आर सो अनॉयड विद कांग्रेस। तो मैंने कहा यू डिफीट योरसेल्फ ओनली। तो उन्होंने कहा कि खाना खाइए टाइप। तो इस बार हरियाणा में आपने एक चीज और देखी होगी, जब आप कांग्रेस के 10 में से 6 कैंडिडेट्स को उतार रहे हो, तो पहली बार आपने भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बयानबाजी देखी है। भारतीय जनता पार्टी में भी गुटबाजी देखी, विच इज अदरवाइज ए कार्डर बेस्ड पार्टी। तो ये एक नई चीज सामने आई, टू दैट एक्सटेंट के मनोहर लाल खट्टर भी भीतरघात की बात कर रहे हैं। जो आदमी 9.5 साल सीएम रहा, उसकी कंस्टिट्यूंसी के अंदर अगर भीतरघात हुई है, तो आप बाकी कैंडिडेट्स के सोच सकते हैं, 9 और भी थे उनके। तो ये सारी फॉल्ट लाइन्स है, और उन फॉल्ट लाइन्स के साथ ही डेमोक्रेसी आगे बढ़ती है, पार्टियां आगे बढ़ती है, अपने आप को करेक्ट करती है, नहीं करती है। जो करेक्ट कर लेते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, जो नहीं करते उनका असर आप देखते हैं पूरे देश के स्तर पे। हम तो उनको केवल आगाही कर सकते हैं, चेता सकते। मेरा लास्ट सवाल आपसे, एग्जिट पोल जो है, अगर यही नंबर्स हो गए, हालांकि आपने शुरू में ही शुरुआत की, और मैं राहुल गांधी से मैंने शुरू किया था, अखिलेश यादव के ट्वीट का मैंने जिक्र किया, और आज जिस तरीके से एक वीसी होती है और अलग अलग स्टेट्स के जो नेता हैं वो अपनी बात रख रहे हैं और सीट्स बता रहे हैं, कल खड़गे साहब सामने आते हैं और वो 295 का जिक्र करते हैं, और जिस श्योरिटी और जिस फायर के साथ ये बात कही जा रही है, तो मैं समझना चाह रही हूँ कि ये जो मीडिया पे दिखाया गया जो एग्जिट पोल है, आपको लगता है कि ये ध्वस्त हो जाएंगे? देखिए, जो पैटर्न में देख रहा हूं उसमें तो इनका ध्वस्त होना निश्चित है।
निश्चित मान के चलिए आप कि जो सबका ये सेम पैटर्न है, उसमें तो निश्चित है, लेकिन फाइनल आउटकम में 2-3 चीजें मैं बड़ी स्पष्ट बता दूं, पहली बार आपके प्लेटफॉर्म पे बात कर रहा हूं। 2-3 चीजों पे कोई कंफ्यूजन देश में नहीं होना चाहिए। पहली बात यह है कि इस देश के इस चुनाव के अंदर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विदाउट एनी डाउट बीजेपी रहेगी, कोई शक नहीं इसमें। तो नंबर्स क्या होंगे उस पर मुझे आपको गैस कर सकते हैं हम, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, 2 दिन की बात सामने आएगी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी आज भी भारतीय जनता पार्टी है। सरकार बनाने का पहला चांस उन्हीं को मिलने की संभावना है, इसमें कोई मुझे कहने में गुरेज नहीं। लेकिन फाइनल नंबर्स क्या होंगे, किस रूप में आएंगे, किन स्टेट्स में आएंगे, किन स्टेट्स में वो लूज करेंगे, ये मैं आपको स्टेट वाइज बता सकता हूँ। किन स्टेट्स में वो गेन कर सकते हैं, ये मैं आपको स्टेट वाइज बता सकता हूँ। लेकिन सवाल ये कि जो ये फिगर्स हैं ये कंप्लीटली अनरिलायबल। देखिए समझना पड़ेगा, और आपके दर्शकों के लाभ के लिए बता दूंगा कि जो 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 एग्जिट पोल जिसकी आप बात कर रही हैं, या उससे पहले ओपिनियन पोल की जब हम जिक्र करते हैं, चुनाव जब डिक्लेयर होता है, ये एक डेटा साइंस है, वैज्ञानिक पद्धति है ये। अगर आपका सैंपल साइज ठीक है, आपका पार्टिसिपेशन सब वर्गों का ठीक है, अगर आपके पास डेटा कलेक्टेड ठीक है, आपके क्वेश्चनियर का डिजाइन और स्ट्रक्चर ठीक है, और उसके बाद आपका एनालिसिस ठीक है, तो इसमें गलती की कोई संभावना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि हिंदुस्तान की एक असेंबली पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी के अंदर 16 से 18 लाख एवरेज वोटर होता है। हमारे यहाँ सैंपल लिया जाता है एक कंस्टिट्यूंसी में 200 का, तो वो एक सैंपल बहुत छोटा साइज है। 36 बिरादरी की आप बात करते हैं, तो वो सैंपल साइज कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इस पर विद्वानों में मतभेद हो सकता है, उसको एनालिसिस करने के तरीके में मतभेद हो सकता है। कल के उसमें पहली बार आपने सारे चैनलों के आपने जिक्र की, मैं कुछ इंडिपेंडेंट सर्वेज की भी बात कर सकता हूं आपसे, जिसमें बीजेपी और एनडीए को 240 से नीचे दिखाया गया, और मुझे तो वो ज्यादा करीब लगता है, ग्राउंड पे दिखाई दिया। जब मैं कर्नाटक की बात करता हूं, जब मैं बिहार की बात करता हूं, जब मैं झारखंड के माहौल की बात करता हूं, जब मैं उत्तर प्रदेश के माहौल की बात करता हूं, महाराष्ट्र की बात करता हूं, हरियाणा की बात करता हूं, हिमाचल की बात करता हूं, उत्तराखंड की बात करता हूं, तो मुझे कुछ और दिखता है। ये कहने में मुझे कोई संकोच थोड़ी है, लेकिन जहां सच्चाई एक और भी है, ये सारी वो जगह जो मैंने आपको नाम लिए जहां पर बीजेपी इज बाउंड टू लूज ए फ्यू सीट्स, कहीं ज्यादा कहीं कम। लेकिन बीजेपी जो आंध्रा में उन्होंने खेल जमाया है टीडीपी के साथ मिलकर के, दे आर एक्सपेक्टिंग देयर। उड़ीसा में दे आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट, दे आर एक्सपेक्टिंग सम इंक्रीज इन वेस्ट बंगाल ऑल्सो। तो ये 3 स्टेट वैसे भी है जहां, अच्छा, दे आर ऑल्सो लुकिंग फॉर इनरोड्स इन तमिलनाडु, दे आर ऑल्सो आइंग ऑन केरला पार्टी। वहां पे मुझे लगता है कि इनका वोट शेयर बढ़ेगा, सीट शायद ना आए। लेकिन इस सारे जब आप सिनेरियो को देखती हैं, तो मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि जो कल का जो आपने एग्जिट पोल जितने भी देखे हैं, खासतौर पे जो मुख्य धारा के मीडिया के, ये पहली बार ध्वस्त नहीं होंगे, ये बहुत पहले से लगातार ध्वस्त होते आए। आपने महाराष्ट्र के अंदर देखा होगा, वेस्ट बंगाल के 10 सर्वे में आपको दिखा सकता हूं पिछले असेंबली चुनाव के 10 के 10 गलत है, जिनमें ये जो सारे दावे कर रहे हैं कि हमारा एग्जिट पोल नहीं एग्जैक्ट पोल है, वो बीजेपी को 160 सीट दिखा रहे थे, बीजेपी की आई 70 सीट, 77, उसकी तृणमूल की आई 225 सीट। अभी आपने वहां कर्नाटक का देखा होगा, कर्नाटक के चुनाव से काउंटिंग के पहले दिन रात को जब हम शो पे थे, मैंने कहा कि साहब आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर बीजेपी 70 से नीचे रह जाए। सभी एग्जिट पोल के खिलाफ था वो, बीजेपी की 65 सीट आई, आपने देखा, कांग्रेस की 135 आई। तो एग्जिट पोल पहले भी गलत होते हैं, एग्जिट पोल आगे भी गलत होंगे, दिस इज ए नेवर एंडिंग फिनोमिना। जब आप काम करेंगे गलती होगी, लेकिन सवाल यह है कि आपकी नीयत क्या है वो काम करने से पीछे। इस जो कल का एग्जिट पोल जो मैंने देखा, मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि देश की जनता को एक मानस बनाने का कुछ चेष्टा की गई है इसके जरिए, क्योंकि आज की तारीख में मीडिया की जो हालत आपने देखी, सारा कॉर्पोरेट मीडिया है, द वे दे बिहेव, सारे पोजीशन से सवाल करते हैं, सरकार से कोई सवाल नहीं करता है। तो एक लार्जर डिजाइन है, और उस लार्जर डिजाइन का हिस्सा इलेक्शन कमीशन भी है। इलेक्शन कमीशन पे आपने चर्चा नहीं की, जो आज वोटिंग होती थी 24 घंटे के अंदर रियल टाइम में वेबसाइट पे वोटिंग का डेटा आता था, इस बार कितने दिन लगे? 11 दिन, 6 दिन, 4 दिन, 7 दिन, 5 दिन। और उसमें क्या हुआ, जो आपने आज शाम को वोटिंग के बाद डेटा दिया था 7 बजे, और जो फाइनल डेटा दिया, उसमें 1 करोड़ 8 लाख का डिफरेंस आ चुका था 4 फेजेस के अंदर। उसके लिए कौन जिम्मेदार है, मैं और आप या इलेक्शन कमीशन की फंक्शनिंग? आज तो आप डिजिटल इंडिया की बात करती, आपके पास रियल डेटा कर सकती थी, क्यों नहीं किया आपने? आपने सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग कहता है कि जी वी आर नॉट बाउंड टू टेल देम द फिगर्स, और अगले दिन हियरिंग के बाद वो डेटा जारी कर दिया। ये आपकी मंशा दर्शाता है। फिर
देश के अंदर जब कल मतगणना पे बैठेंगे आप 4 तारीख को, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर था, रूल है कि पहले पोस्टल बैलेट काउंट किए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन का रूल। ऑल ऑफ ए सडन उसको चेंज कर दिया, दैट टू बाय ए सिंपल ऑफिस ऑर्डर। कैन यू डू दैट? क्या आपने जनता की राय ली है उस पर? क्या आप ऑफिशियली कर सकते हैं मिडवे? ये सारे सवाल हैं। तो ये जो कल जो आपने एग्जिट पोल देखा, ये एक लार्जर डिजाइन का हिस्सा मुझे लगता है कि कल को जब एकदम शॉक थेरापी, शॉक ऑब्जर्वर होता है ना, कि आप चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रही, वो रिजल्ट आ गया, तो ये कह सकते हैं देश पहले मीडिया ने कह दिया ना भाई ये तो होना ही है। ये उस टाइप की गतिविधि ज्यादा है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सरकार बनाने के सबसे करीब है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट विद दीज नंबर्स आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही। हाँ, आवाज आ रही है ना आपको मेरी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला। और मैं आपसे गुजारिश करूंगी कि आप अक्सर कुछ समय हमें दिया कीजिए और हम इस पर बातचीत करेंगे। और स्पेशली हरियाणा के कॉन्टेक्स्ट में भी बात हुई हमारी, पंजाब को लेकर थोड़ी सी चर्चा रह गई है। अगर आपके पास समय हो तो मैं पंजाब पे भी एक सवाल ले लेती हूँ छोटा सा। पंजाब को लेकर आपका कोई विश्लेषण? क्योंकि वहां पर अब देखिए विपक्ष की जो स्ट्रैटेजी रही, आपने साउथ को बहुत अच्छे से टच किया। यूपी बिहार जो है उसको लेकर अगर हम देखें कि बहुत से लोग कह रहे हैं कि अखिलेश यादव ने तो अखिलेश यादव ने यूपी में बहुत अच्छा लड़ा, तो तेजस्वी ने बिहार में बीजेपी को पानी पिला दिया है ना, वहां पे उनकी सीट्स बढ़ेंगी। पंजाब को लेकर जैसे आप और कांग्रेस रहे हैं, उसका एक बार एनालिसिस कर दीजिएगा। देखिए जीनत जी, पंजाब में इस बार बड़ी रोचक और विचित्र स्थिति होने वाली है। पूरे चुनाव में भी आपने महसूस किया होगा। मैंने पंजाब को दिल्ली बैठ करके 17-18 साल देखा है, ओवरव्यू। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली में देखता था मैं, ब्यूरो का पार्ट। पंजाब में ये पहला अवसर है अपने 96 से लेकर। पंजाब में एक चीज तो अपने को समझनी पड़ेगी कि श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी नॉर्थ इंडिया और पूरे इंडिया के अंदर अगर आप बात करेंगे तो ओल्डेस्ट एलाइज थे। तो दे पार्टेड अवे। वो पार्ट किस बात पे अलग हुए? वो किसान बिलों के ऊपर अलग हुए। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पहली बार लंबे समय के बाद, लंबे वक्फे के बाद अकेला चुनाव लड़ रही है। और 4 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं मुख्य तौर पर। श्रोमणी अकाली दल जो इंडिजिनस पार्टी है पंजाब की, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बीजेपी। अब बीजेपी ट्रेडिशनली पंजाब की पार्टी कभी नहीं रही है। वो हमेशा श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ती थी। पिछली बार उनकी 2 सीट आ गई थी, आपने देखा जब अलायंस के अंदर। इस बार की स्थिति क्या है कि भारतीय जनता पार्टी को आपने तमाम गांव में आपने भी देखा होगा कि गांव में नहीं घुसने दिया गया उनको। और किसानों का लॉजिक बड़ा सिंपल था कि जब हम दिल्ली आ रहे थे अपनी मांगों के लिए, आपने हमारे रास्ते में कांटे बिछा दिए, आपने हमारे रास्ते में बोल्डर्स लगा दिए, जो कि हमारा कानूनी एक संवैधानिक हक है विरोध का। हम तो शांतिपूर्ण ढंग से आ रहे थे, आपने आने नहीं दिया। और उसका उन्होंने रेसिप्रोकेट किया कि बीजेपी के लोगों को वहां पर घुसने नहीं दिया। पूरे स्टेट के अंदर देखिए, पंजाब के अंदर। तो वो क्विड प्रो को है एक तरीके से कि आपने जैसा किया। मैं हालांकि उससे सहमत नहीं। लोकतंत्र के अंदर जो बीजेपी ने किया वो भी गलत है। किसानों को दिल्ली जाने देना चाहिए था, वो हमारे ही देश के नागरिक है। और जो किसानों ने किया उससे भी मैं सहमत नहीं हूं। उनको भी उनका प्रचार की बात सुनते ना सुनते वो आपका विशेषाधिकार है, वो किसान तय कर सकते थे। लेकिन गांव में ने घुसना एक अच्छी बात नहीं। तो इस बैकग्राउंड के अंदर जब आप बात करेंगे कि एक तो अलायंस टूट गया श्रोमणी अकाली दल का जो नेचुरल लाई थी, दूसरा पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने हर खेल करने की कोशिश की पिछले 2 साल में। अगर आपने फॉलो किया हो, भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या खेल किए, जो हर जगह पे हरियाणा में जाट नॉन जाट करते हैं, उत्तर प्रदेश में जाके कुछ और करते हैं, राजस्थान में जाके कुछ और करते हैं, महाराष्ट्र में कुछ और करते हैं। उनकी पूरी पॉलिटिक्स वर्टिकल डिवीजन की है, चाहे वो कास्ट लाइन पे हो, चाहे वो धार्मिक लाइंस पे हो। कोई पॉजिटिव एजेंडा तो उनके पास कभी रहा नहीं। पंजाब में भी इन्होंने खेल करने की कोशिश की। और मैं आपको याद दिलाऊं, मैंने इस पे सैकड़ों शो किए। अमृतपाल का नाम आपको ध्यान होगा। अमृतपाल को किसने पैदा करके उस स्टेज तक लेके गए? Who were the people behind? मीडिया ने उसको इतनी कवरेज कैसे दी? जो एक देश में अलगाववादी विचारधारा को व्यक्ति ला रहा था, उसको आपने देखा दिन में 6-6, 7-7 शो तो मैंने किए एक दिन में। क्या है, ये है, वो है, उसका खालिस्तानी कनेक्शन, फलाना कनेक्शन। उसको एक सेपरेटिस्ट लीडर के तौर पर विदाउट एनी क्रेडेंशियल्स इस्टेब्लिश किसने किया? ये गोदी मीडिया के चैनल किसके हैं? किसके इशारे पर स्टोरी चलाते हैं? वो आपने सारा देखा। तो उस सारे में डिस्क्रेडिट मैं एक संस्थान में थी मैं उस समय जब अमृतपाल का ये पूरा प्रकरण आ रहा था। और वहां पे एक पंजाब का चैनल उस संस्थान का एक है, ज्यादा तो नहीं बताऊंगी। अभी हाल फिलहाल में कुछ बड़े फैसले हुए हैं उस संस्थान को लेकर भी। तो हमारा दिल्ली डेस्क होता था तो सामने ही पंजाब का डेस्क होता था, और कैसे स्टोरी डिसाइड होती थी
दैट्स आई सॉ वेरी वेरी देखिए देखा तो हमने ये भी है कि एग्जिट पोल का जो डाटा होता है वो पेपर्स जो है एडिटर जो है वो एंकर्स को पकड़ाते हैं। मैं भी एक समय पे उन एंकर्स में रही हूँ जिसको दिया गया कि ये लो और हम देखते हैं अच्छा ये पर ये तो नहीं लग रहा नहीं यही पढ़ना है। सो आई सॉ वेरी क्लोजली इन न्यूज रूम ना, तो ये आप समझ रहे हैं तो मुझे लगा थोड़ा सा मैं बोल देती हूँ। आप प्लीज अपनी बात का पूरी कीजिएगा। नहीं, मैंने सारी चीजें बहुत देखी है जीनत जी पिछले 25-30 साल में, और मैंने किया क्या है। अगर उस बात पे आए कि क्या होता है, तो 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव आपके सामने है। चैनल ने मुझे बुलाया पूरे दिन के लिए, जो दोपहर को डिक्लेयर हुआ, बोला शाम को ओपिनियन पोल चलाएंगे। बुलाया तो मैंने कहा भाई डेटा लेके आओ, इनपुट एडिटर को मैंने कहा लेके आओ, तो वो आ गए सारे। तो उसमें गजब था, लोकसभा चुनाव हरियाणा में पता है आपको जैसे अब हो रहे हैं, और अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होते हैं आफ्टर 4 मंथ्स। तो उसने ओपिनियन पोल विधानसभा का दिखाया मुझे, तो मैंने उसमें आई वाज सरप्राइज कि 19% का फॉल है बीजेपी का। ठीक है, उनका डेटा है, यू एंड मी कांट चैलेंज इट। एंड देन ही सब्सिक्वेंटली सेज कि इसमें 13 सीट बढ़ गई। मैंने कहा 19% वोट घट गया और 13% असेंबली में सीट बढ़ गई, ये कौन सा विज्ञान है संपादक? अच्छा, वो संपादक कुदरती मेरा पुराना मिलने वाला भी था और साथी भी था, जूनियर था। ही वाज टेकन अबैक। उससे पहले क्या हुआ कि जब वो लाइव चल रहा था तो हरियाणा के जो भी सरकार और जो सारा सिस्टम होता है जिनने वो मैनेज किया था, उन्होंने देखा कि यार तो हेमंत अत्री बैठा हुआ है। तो उन्होंने फट से वहां मैसेज किया कि नहीं नहीं, शाम को ओपिनियन पोल में अगर ये आ गया तो खालू डेट देगा। तो देन द एडिटर कम्स टू मी आफ्टर शेयरिंग दैट डेटा विद मी। तो मुझे कहता सर, मैं कहा सॉरी, बोला वो शाम वाला तो अपन नहीं कर पाएंगे, वो फॉर्मेट चेंज हो गया। आपने तो बहुत चीज ऐसी देखी होगी, फॉर्मेट चेंज करते हैं लास्ट मोमेंट पे, और उसमें सर अब प्रवक्ता ही आएंगे। मैं कहा नथिंग डूइंग। मैं शाम को एनडीटीवी पे चला गया, वहां से प्राइम टाइम का शो था। तो वहां जाते ही वो सवाल पूछना ही था कि हरियाणा में क्या है क्या नहीं। तो मैंने सिंपल एक बात कही कि 78 से 83, एक ही चैनल ने दिखाया था, आपको ध्यान होगा, नाम लेने का फायदा नहीं, ओपिनियन पोल 78 से 83। तो उन्होंने कहा कि सर आपका इस पे क्या कहना है। तो मैंने नाम लेके कहा, वो एंकर भी आपकी तरह प्रिय थी, उनको मैंने कहा कि साहब अगर 40 से ऊपर एक भी सीट हरियाणा में आई, वो रिकॉर्ड की बात आपको भेज दूंगा मैं क्लिप, 40 से ऊपर हरियाणा में एक भी सीट आई तो आई विल क्विट जर्नलिज्म। तो जिस दिन रिजल्ट आए असेंबली के, तो दैट एंकर अगेन वाज विद मी ऑन दैट चैनल ऑन द सेम शो। उसने कहा कि सर आपने कौन सी कुंडली निकाली थी? मैंने कहा तजुर्बे की कुंडली। तो जो आप एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल की बात करते हैं, ये इस देश के अर्जित लोकतंत्र की हत्या जैसा काम है जो पिछले कुछ समय से किया गया था। डेटा साइंस एक विज्ञान है अगर आप उसको यूज करो तो, अदरवाइज वो जो पब्लिक ओपिनियन है उसको मैनिपुलेट करने का एक बहुत घातक हथियार भी है डेमोक्रेसी। वो हरियाणा के अंदर आपने देखा, उस सर्वे के बाद सारी अपोजिशन पार्टियां घर बैठ गई, उसके बावजूद भी 40 सीट बीजेपी की आई और 32 सीट कांग्रेस की आई, क्योंकि सबने हथियार ही डाल दी कि यार ये तो वन वे इलेक्शन है। क्योंकि आपने देखा पार्लियामेंट में 10 में से 10 आ गई थी। तो ये चीजें मीडिया किसके इशारे पे कर रहा है? धन के इशारे पे। आपने सब चीजें देखी है, बहुत ज्यादा कहने की बात नहीं है। आपके मूल सवाल पंजाब पे आता हूं। पंजाब में इस बार जो स्थिति है, बीजेपी का मुझे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। वो मुकाबले में भी केवल एक सीट पर, अगर ठीक ठाक मुकाबले में है तो। श्रोमणी अकाली दल 2 से 3 सीटों पर मुकाबले में है, पर्टिकुलरली बठिंडा में हरसिमरत कौर मुकाबले में। बाकी सारी सीटों पर जो मुकाबला है वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में डायरेक्ट मुकाबला है। कहीं कहीं पे तिकोना मुकाबला बनता है वो, क्योंकि अलग अलग बहुकोणीय मुकाबले में आपने देखा होगा कास्ट कॉन्फ़िगरेशन, रीजनल कॉन्फ़िगरेशन, बहुत तरह की चीजें होती है। लेकिन अगर आप फाइट की बात करेंगी तो कम से कम 8 से 9 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी डायरेक्ट फाइट में। हल्की फुल्की कुछ वोट वहां श्रोमणी अकाली दल को आएंगे क्योंकि पुरानी पार्टी। मेन कंटेस्ट वहां ये है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, आम आदमी पार्टी को जो हिस्टोरिकल मैंडेट पंजाब के इतिहास में मिला था आज तक का सबसे बड़ा, उसका कारण क्या था? उसका विधानसभा में कारण यह था कि लोग सभी दलों से उकता चुके थे, तंग आ चुके थे, और उनको एक नई उम्मीद की किरण दिखी आम आदमी पार्टी में, उनके मैनिफेस्टो में। अब कहीं ना कहीं, अब समय चूंकि 2 साल का हो गया है चुनाव सरकार को आए हुए, वो एंटी इनकम्बेंसी इज ऑल्सो सेटिंग इन पंजाब इन ए वे। तो वो जो एंटी इनकम्बेंसी आएगी तो उसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ेगा। मुझे लगता है पंजाब के अंदर जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है इस पार्लियामेंट के अंदर, हो सकता है वो कांग्रेस हो। नंबर 2 पे वेरी क्लोज फिनिश आम आदमी पार्टी हो, उसके बाद श्रोमणी अकाली दल, और कोई एक सीट आई तो बीजेपी की। कल जब वो डेटा जैसे आप कर रहे थे बात, जो एग्जिट पोल की बात कर रहे, तो मेरे से सवाल पूछा कि सर पंजाब में बीजेपी की 4 सीट। तो वो जो एक साथी एंकर थे, मैंने कहा कि आप तो पंजाब में गए थे आप 3 दिन पहले। कहते हाँ। तो मैंने कहा उन 4 सीटों के नाम बताओ जहां मुकाबले में है, जीतने की तो बात छोड़ दीजिए। तो उन्होंने फिर सवाल बदल दिया। तो ये सारी चीजें
4 सीटों में मुकाबले में नहीं है, एग्जिट पोल उनको 4 सीट दे रहा है, कर लो आप क्या करोगे उनका। तो ये सारी चीजें हैं जो ग्राउंड रियलिटी है, वो ये है पंजाब के अंदर। और हिमाचल की आप बात करेंगे, हिमाचल में पिछली 2 बार से लगातार 4-4 सीटें दोनों की आ रही, तो अपने बीजेपी की आ रही, क्लीन स्वीप है। इस बार आप देखेंगे सबसे अगर हॉटली कंटेस्टेड इलेक्शन है वहां पर, तो कंगना रनावत के कारण वो स्टार एक उसकी वो दे दी गई। जो मेरा फीडबैक है ग्राउंड से, कंगना रनावत इज इन सीरियस प्रॉब्लम इन मंडी, एंड सेम इज द केस विद बीजेपी इन शिमला आल्सो। तो वहां पर अगर 2-2 सीट दोनों पार्टी को आ जाएंगी तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। तो इस बार जो कुछ भी दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, प्रचारित किया जा रहा है, ग्राउंड रियलिटी आर ए बिट डिफरेंट। मैं एक चीज समझना चाहूंगी, आप एक बार कंगना रनौत, क्योंकि वो हॉट सीट है, उनके स्टेटमेंट्स और उनका एनालिसिस और उनके कमेंट्स पर तो खैर मैं नहीं बात करूंगी, मुझे नहीं पता, मतलब उस पर कमेंट करना भी नहीं चाहिए, लेकिन कंगना जीतेंगी, मतलब ये बहुत सरप्राइजिंग होगा, जीत सकती है कंगना रनौत सामने अगर हाँ विक्रमादित्य है उनके सामने, और विक्रमादित्य कैरीज ए लेगेसी ऑफ हुम, हिज फादर वीरभद्र सिंह। वीरभद्र सिंह के बेटे हैं वो अगर आज आप ये सोचिए, उन्होंने 50 साल इसकी हिमाचल की राजनीति की। वीरभद्र सिंह वाज वन ऑफ द सीनियर मोस्ट सर्विंग लीडर्स ऑफ कांग्रेस पार्टी आफ्टर नारायण दत्त तिवारी, अगर आपको याद हो, ही वाज सो सीनियर। और उनका मंडी के अंदर जो रुतबा है, वो आपने पिछली बार देखा होगा, चुनाव से 6 महीने पहले मंडी का बाई इलेक्शन हुआ और प्रतिभा सिंह ने 17 में से 12 सीटों पर जीत अर्जित की। अब जो वीरभद्र सिंह के बेटे हैं विक्रमादित्य, फर्स्ट पार्ट उनका जो पॉजिटिव है, दैट इज हिज लेगेसी ऑफ सर्विस टू एवरी मैन इन मंडी, ऑल 17 कंस्टिट्यूएंसीज। सेकंड थिंग, ही इज टॉकिंग ऑफ यूथ, ही इज टॉकिंग ऑफ वुमेन, ही इज टॉकिंग ऑफ माइनॉरिटीज, हर वर्ग की बात कर रहे हैं। और कंगना रनावत क्या बात कर रही हैं? मोदी जी। भाई मोदी जी के पास नहीं जाएंगे मंडी के लोग, उनको कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपके पास आएंगे। शी हैज नथिंग टू ऑफर। और हिमाचल प्रदेश की जनता बहुत और तरीके का है वहां पर। आपने पंजाब में देखा कि सनी देओल 5 साल एमपी बन के निकल गए, कभी जाके भी नहीं जाके वापस। हिमाचल में ऐसे नहीं चलता, इट्स अ वेरी स्मॉल स्टेट। और वहां के लोग बहुत ही हम्बल हैं, लेकिन बहुत रियलिस्टिक भी हैं। वहां पर आपने देखा 6 बाई इलेक्शंस भी थे असेंबली के, कल ही पोलिंग हुई उनकी। तो बाई इलेक्शन में जिस तरीके से वो फोर्स किए गए, वहां की जनता ने उसको पसंद नहीं किया। जिस तरीके से बीजेपी ने राज्यसभा के चुनाव में खेल करने की कोशिश की, अब देखना 6 में से 4-5 सीट बीजेपी हारेगी वहां पे बाई इलेक्शन में। तो ये सारी एक परिस्थिति है। कंगना रनावत की एक स्टार वैल्यू हो सकती है, एक ग्लैमर वैल्यू हो सकती है। कंटेंट क्या है, डिलीवरी क्या है, विजन क्या है? हिमाचल प्रदेश इज वेरी प्रोग्रेसिव स्टेट, वहां पे लिटरेसी रेट बहुत अच्छी है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात जीनत जी, वहां पर हिंदू मुस्लिम नहीं होता, सबसे बड़ी बात वहां पर। तो बीजेपी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां ये भी है कि वहां हिंदू मुस्लिम नहीं होता, वहां वर्टिकल डिवीजन की कोई गुंजाइश नहीं होती किसी भी रूप में। तो इसलिए मुझे लगता है कि कंगना रनावत की स्टार कास्ट, और ये जो मीडिया है कुछ भी करता रहे, मुझे लगता है शी इज इन अ वेरी सीरियस ट्रबल, एंड शी इज लूजिंग, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। हाँ, वो कंगना को लेके है भी कि वो सीट बहुत मुश्किल हो जाएगी। राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा थी, क्योंकि हम जब पंजाब की बात कर रहे थे और बीजेपी की तरफ से स्पेशली जब कैंपेनिंग होती है तो 1984 को खास तौर से याद दिलाया जाता है। लेकिन आपको लगता है कि राहुल ने 2019 के इंटरव्यू में भी कहा था कि वो गलत हुआ, एक बड़े पत्रकार को इंटरव्यू देते उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। जो एक ट्रांसफॉर्मेशन बार बार राहुल गांधी की पॉलिटिक्स की, उनकी समझ की, उनका जो तरीका है मुद्दों को छूने का, लोगों से कनेक्ट होने का, उसने इस चुनाव को इतना ज्यादा संभाले रखा ऑपोजिशन को। बिकॉज इस पूरे इलेक्शन में एक चीज हुई कि ऑपोजिशन के पिच पर बीजेपी रही, स्पेशली प्राइम मिनिस्टर सफाई देते रह गए, बजाय कि वो कुछ अपना सेट करते और उस पर ऑपोजिशन जो है वो फंसता। तो ये क्या राहुल गांधी का एक ट्रांसफॉर्मेशन आप देख रहे हैं? पंजाब में भी स्पेशली उनको कितना प्यार मिला अभी। देखिए, ये कोई पहली बार नहीं है जीनत जी के 84 के लिए माफी मांगी राहुल गांधी ने। अगर आपको याद है, इसके लिए सोनिया गांधी खुद माफी मांग चुकी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह अकाल तख्त पे जाके माफी मांग चुके हैं, और कांग्रेस पार्टी में इस बात को माफी मांगने के लिए जो भी वो हुआ, इतना हृदय विदारक था, कोई भी उसको अच्छा तो कहता ही नहीं। तो उस पर माफी मांगना एक पक्ष है। भारतीय जनता पार्टी ने तो आज तक कभी गोरधरा के लिए माफी नहीं मांगी। भारतीय जनता पार्टी को तो माफी का पता ही नहीं है। अभी दिल्ली में दंगे हुए थे, उसके लिए कोई माफी नहीं मांगी। ट्रंप आए हुए थे हिंदुस्तान में, तब दंगे हो रहे थे दिल्ली के अंदर। आपने मेरठ में दंगे देखे, मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ था उस टाइम पे, चुनाव से पहले। तो इनके लिए सामान्य बात है। कांग्रेस पार्टी ने इसके लिए 4-5 बार माफी मांगी है। वो जख्म भरने में समय लगता है, वो सारी बात है। अगर इस चुनाव के कुछ नेट टेक अवे की आप बात करेंगे, तो इस देश में पहली बार लंबे समय के बाद देश की एक नई यूथ लीडरशिप सामने आ रही है। नॉट ओनली राहुल गांधी,
राहुल, जितना पैसा मोदी ने अपनी छवि को चमकाने के लिए लगाया है, उससे कमतर पैसा राहुल गांधी को पप्पू बनाने में नहीं लगाया। वो एक इन्वेस्टमेंट है बीजेपी की। उनको पप्पू घोषित करने के लिए भी उतना ही पैसा लगाया जितना मोदी जी को महान घोषित करने में लगाया। तो एक पक्ष वो है। राहुल गांधी ने साउथ से, आपने नॉर्थ की यात्रा की, ईस्ट से वेस्ट की यात्रा की, लाखों लोगों से मिले, एक ट्रांसफॉर्मेशन होता है जैसा आपने कहा। केवल राहुल गांधी नहीं, अगर इस चुनाव में आप देखेंगे नेट टेक अवे, राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी, ये 3 सेकेंड लाइन लीडरशिप उभर के आई है देश में, फ्रेश चेहरे। अभी तक राहुल गांधी को रिलेक्टेंट पॉलिटिशियन माना जाता था। इस बार जो उन्होंने सीरियसनेस दिखाई है वो मुझे इस देश के किसी और पॉलिटिशियन में दिखाई नहीं देती। जो कमिटमेंट है, आप देखिए वहां से चल करके श्रीनगर तक जाना कोई मजाक नहीं था, और फिर मणिपुर से दोबारा यात्रा शुरू करके जिस तरीके से बॉम्बे तक आए, दैट शोज ए कमिटमेंट एंड ए कंप्लीट चेंज इन द पर्सनैलिटी। इसी तरीके से अखिलेश, इस तरीके से तेजस्वी। और अगर इस चुनाव की अगर एक और खोज की बात करेंगे आप, तो जो हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी है, वो भी एक बहुत बड़ी खोज है महिला लीडरशिप। उन महिलाओं को हम छोड़ नहीं सकते। उन्होंने जिस तरीके, कल्पना सोरेन नाम है उनका, जितनी मेहनत और जितना इंस्टेंट कनेक्ट किया है उन्होंने अक्रॉस झारखंड, नॉट ओनली अक्रॉस झारखंड, पैन इंडिया शी हैज गॉन, डिफरेंट एरियाज, इंस्टेंट कनेक्ट करती है, लोगों की भाषा में बात करती है। और महिला लीडरशिप, एक तो कंगना रनावत जैसे लोगों को आप लेके आओ जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, और एक इस तरह के जो पॉलिटिशियन है। तो मुझे लगता है इस चुनाव की कुछ खोज है, और वो एक ठंडी हवा के झोंके की तरह है। परिणाम क्या होंगे, परिणाम तो देखिए जनता तय करती है, मैं और आप तय नहीं करते। 4 तारीख को सामने आ जाएगा। लेकिन इस देश की डेमोक्रेसी अनाथ नहीं है, ये हम इस बात पे कह सकते हैं कि सेकंड लाइन की लीडरशिप बहुत तेजी से उभर रही है। और अच्छी बात है कि अलग अलग कॉर्नर से उभर रही है। दैट इज अ गुड साइन। आपसे बात करना इतना इंटरेस्टिंग लगा कि बहुत लंबी बातचीत हुई। एक छोटा सा सवाल और ले लेती हूँ। आपने कहा कि तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, राहुल गांधी, कल्पना सोरेन का आपने जिक्र किया। आपने तीनों मेल्स को एक लीडरशिप की बात हुई कि सेकंड लाइन लीडरशिप। कल्पना सोरेन पर मैं स्पेशली आती हूँ। ये बात सच है कि कल्पना सोरेन ने बहुत मैं कहूँ कि सिचुएशन फेवर में नहीं थी, विपरीत थी, फिर भी वो खड़ी रही, चुनाव लड़ा। एक और खोज है सुनीता केजरीवाल, और प्रियंका गांधी का भी जिक्र करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जो इमोशनल स्पीचेस रही हैं प्रियंका की, स्पेशली यूपी में और अमेठी और रायबरेली में कैंपेन करना उनका, और बड़ा स्ट्रांग मैसेज दिया वहां पर भी। और हिमाचल स्पेशली माना जाता है कि विधानसभा में जो जीत का क्रेडिट गया वो प्रियंका को ही गया है। तो ये वो नेता रहे जो हमें मिले इस इलेक्शन में। कुछ नेता मिस हो गए, मायावती जी, नीतीश कुमार, कहाँ है ये सर, इनको क्या हो गया है? नहीं, हर एक वक्त काल और परिस्थितियां तय करती हैं ये तो जीना जी। देखिए, प्रियंका गांधी का नाम मैंने क्यों नहीं लिया, आप पूछेंगे कि आपने उनका नाम क्यों लिया, उनका क्यों छोड़ा। हाँ। प्रियंका गांधी पिछली बार से लगातार कैंपेन कर रही थी। वो अच्छी कम्युनिकेटर हैं, अच्छा कनेक्ट करती हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर वो चुनाव लड़ती तो फिर मैं उनको इस श्रेणी में लेके आता। अभी वो केवल स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर, एक कैंपेनर के तौर पर। लीडर वो होता है जो चुनाव का सामना करना शुरू करे। लेट मी क्लैरिफाई, आप कहेंगे कि आपने महिलाओं के साथ वो कर दिया भेदभाव। भेदभाव की बात नहीं है। लीडर आप तब बनते हो जब आप खुद चुनाव लड़ते हो। अभी तो आप औरों को चुनाव लड़ा रहे हो। तो स्ट्रेटेजिस्ट हुई, कम्युनिकेटर हुई, लेकिन लीडर वो तो चुनाव लड़ करके किसी पद तक पहुंचे। वो अभी तक उनको चुनाव लड़ना है। अभी हो सकता है बहुत जल्दी वो वायनाड में चुनाव लड़ती दिखाई दे आपको। राहुल गांधी अगर दोनों जगह जीतते हैं तो वायनाड इज गोइंग टू वेकेट। ये बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूं। और जो आपने सुनीता केजरीवाल की बात की, सुनीता केजरीवाल बाई चॉइस नहीं आई थी कैंपेनिंग के लिए, और उनकी जो कैंपेन स्टाइल है वो ऐसा लगता है जैसे ट्यूटर्ड है। उनको जैसे लिख के दे दिया और आपने पढ़ दिया। शी इज नॉट ए नेचुरल ऑरेटर। जबकि कल्पना सोरेन एक आदिवासी महिला होने के बावजूद भी शी इज ए नेचुरल ऑरेटर। वो एक बेसिक फर्क है। और सुनीता केजरीवाल का चूंकि राजनीति में कोई एज सच, जैसे राबड़ी देवी भी आ गई थी, उस तरह का वो नहीं है। वो तो चूंकि अरविंद केजरीवाल वाज बिहाइंड द बार्स, तो शी हैड टू कम अंडर ए कंपल्शन। तो वो अपने आप को नेता कहती भी नहीं है उस रूप में, और वो कभी एक्टिव पॉलिटिक्स में एज सच इन्वॉल्व नहीं होती। अब तो चूंकि केजरीवाल नहीं थे और आम आदमी पार्टी की सेकंड लाइन लीडरशिप भी सारी बिहाइंड द बार्स थी, इसलिए उनको आना पड़ा। और जैसे जैसे आपने देखा कि फिर जो ये संजय सिंह वगैरह बाहर आ गए, तो उनका रोल फिर धीरे धीरे साइड कम होता चला गया। तब तक केजरीवाल को जमानत मिल गई। सुनीता केजरीवाल अपने आप को कभी भी पॉलिटिशियन के तौर पे ना तो इस्टेब्लिश करती है, और ना उनका कोई लंबा चौड़ा आज की तारीख में दिखता है कि शी इज देयर फॉर ए लॉन्ग हॉल।
आई डोंट थिंक सो। एक आपने बड़ी खबर दी, मैं चाहती हूँ उस पर क्लेरिफाई जरूर आप कर दें, पर क्लेरिफाई नहीं, थोड़ा सा उसको और बोल दीजिए। आपने कहा कि अगर राहुल गांधी दोनों सीटें जीतते हैं तो वायनाड सीट छोड़ सकते हैं, तो अगर राहुल छोड़ेंगे तो उस सीट पर क्या प्रियंका आ सकती है? निश्चित तौर पर इसमें कोई कंफ्यूजन मत मानिए आप। ये हम आपके यहाँ पे इसलिए ब्रेक किया आज कि आप पहली बार कुछ न कुछ जो है बात ऐसी बताई जानी चाहिए। बेसिकली क्या है, देखिए, गांधी परिवार में सोनिया गांधी का भी आप ध्यान करेंगे तो वो पहला चुनाव उन्होंने अमेठी से लड़ा था, राजीव गांधी ने भी अमेठी से लड़ा था। यहाँ क्या है, बेसिकली इस परिवार का एक सिस्टम है, वो सिस्टम में काम करता है। राहुल गांधी 3 बार वहां से एमपी रह चुके थे, एक चुनाव वो हार गए। तो इस बार उन्होंने एक स्ट्रेटेजी के तहत, जो कहते हैं ना, जो गुरु गोविंद सिंह कहते थे, चिड़िया नाल जे बाज लड़ावा ता गोविंद सिंह नाम धरावा, तो स्मृति ईरानी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने के लिए उन्होंने एक गैम्बल खेला है कि वहां पर तो अपने एक सहयोगी को टिकट दे दी और खुद चले गए रायबरेली। जब भी आप देखेंगे सोनिया गांधी लगातार रायबरेली को रिप्रेजेंट करती है, ऐसे ही राजीव गांधी लगातार रायबरेली को रिप्रेजेंट करते आए थे। अब राहुल गांधी अमेठी से भी लड़ सकते थे, वो रायबरेली क्यों आए? वो रायबरेली इसलिए आए कि नाउ ही इज फॉर ए लॉन्ग हॉल और लंबी एक्टिव पॉलिटिकल पारी, इन द सेंस के पहले अब तक आपने देखा होगा वो कोई मंत्री भी नहीं बने, कांग्रेस अध्यक्ष बन गए लेकिन मंत्री नहीं बने। पीएम के लिए जब उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उनको इनवाइट किया तो भी नहीं गए, कैबिनेट में शामिल नहीं हुए। तो अब ये लगता है कि रायबरेली जाने का उनका मतलब बड़ा साफ है कि अब परिवार की जो लिगेसी है एक्टिवली उसको पद हासिल करके भी वो उसको सर्व करेंगे। और वैसी सूरत में जब पहली लीडरशिप वो कर रहे हैं तो प्रियंका गांधी, वायनाड को भी आप छोड़ नहीं सकते, तो वायनाड एक सीट को छोड़नी पड़ेगी। जैसे ही वो वायनाड छोड़ेंगे तो वहां पर प्रियंका गांधी को लॉन्च कर दिया जाएगा इलेक्टोरल बैटल के अंदर। ये क्लियर कट इंडिकेशंस ऑलरेडी है, क्योंकि अब साउथ को भी नहीं छोड़ सकते आप। जब राहुल अमेठी से हार गए थे तो साउथ ने उनको सहारा दिया, तो फैमिली कैन नॉट बी थैंकलेस टू देम। इट्स नॉट लाइक बीजेपी के यहां से हार गए तो वहां भाग गए, वहां से भाग गए तो वहां भाग गए। इट्स नॉट लाइक दैट। एक पॉलिटिकल परिवार है, उसकी लेगेसी चली आ रही है, उसी एक स्ट्रेटजी के तहत वो रायबरेली में गए एंड ही इज गोइंग टू स्टे देयर। ऐसा माना जाता है, आप बताएंगे भी अच्छे से, कि राहुल गांधी के अगर क्लोज लीडर्स में आप देखेंगे या हर किसी की अपनी एक सुपर स्पेशल टीम होती है, उसमें साउथ का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है, और खड़गे साहब को लेके उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर नजर आता है। नहीं, खड़गे का तो आप देखते ही, खड़गे साहब का जो एक्सपीरियंस है, जो उनका मान सम्मान है, विजय भी आप नड्डा साहब का हाल देख लीजिए, नड्डा साहब को कैसे हटाते हैं अमित शाह फोटो करवाते टाइम, या उस तरफ देखा होगा आपने बहुत बार। तो एक भारतीय जनता पार्टी की कल्चर में उसमें एक बेसिक फर्क तो है। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि कांग्रेस पार्टी में त्रासदी क्या हुई राहुल गांधी की, जिनको उन्होंने ग्रूम किया था वो सारे भाई भाग गए वहां से छोड़ छाड़ के मौका पर, चाहे वो सिंधिया हो, चाहे जतिन प्रसाद हो, चाहे वो महाराष्ट्र वाले तमाम लोग हों। तो यहाँ रहे कौन गए? यहाँ पर ले देखे एक सचिन पायलट रह गए। सचिन पायलट ने भी लगभग कू कर दिया था राजस्थान में, आपने देखा होगा। तो ऐसी सूरत में जब नॉर्थ इंडियंस ने सारे या वेस्ट इंडियंस ने जो कुछ किया, तो आदमी कहीं ना कहीं तो अपने सहयोगी लाएगा ना। तो उसमें केसी वेणुगोपाल और ये सारे लोग सामने आए। और जो खड़गे साहब की आपने बात की, इसको भी जाना एक बार वो करना जरूरी है, लोगों को याद दिलाना कि खड़गे साहब जो इस चुनाव के लिए आए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए, आप याद रखिए कि अशोक गहलोत को पहले ऑफर किया गया था। अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामित करने की तैयारी थी, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ने से मना किया, और जो हालात क्रिएट हुए वहां, उसके बाद खड़गे साहब को लाया गया। एंड खड़गे इज द सीनियर मोस्ट सर्विंग पार्टी लीडर। तो साउथ का एक अपना रोल अपने आप ही हो गया, जहां का अध्यक्ष होगा वहां का तो एक रोल अपने आप हो ही जाएगा। इंसिडेंटली क्या हुआ, कर्नाटक में सरकार भी आ गई, तो उसमें उस चक्कर में जो है वहां के जो डिप्टी सीएम है वो भी क्लोज ऑब्वियसली होने ही थे। हाँ, डीके शिव, ये सारी चीज, हाँ डीके शिव, तो एक वक्त काल और परिस्थितियां हैं जो इस चक्कर को बदलती रहती है, कभी यहाँ से कभी वहां से। और केसी वेणुगोपाल जैसे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी है वहां पर ऑर्गेनाइजेशन के, तो ही इज नंबर 2 फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस। तो अलग अलग समय पे अलग अलग सहयोगी और सब बदलते रहते हैं। सब दिन होतना एक समान, सब लोग होतना एक समान, जिसका जैसा दाव लगता है वो चलता रहता है। किसी पार्टी में भी, ऑर्गेनाइजेशन में भी, परिवार में भी, सब ऐसे ही चलता है। और आपका दावा कि एग्जिट पोल जो है कल ध्वस्त होने वाले हैं? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, इन ऑल लाइकलीहुड दे में फॉर्म ए गवर्नमेंट। लेकिन जो आपने ये 400 प्लस माइनस 15, 365 प्लस माइनस 15, 350, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। एट बेस्ट व्हाट दे कैन डू इन माय लिमिटेड नॉलेज और एक्सपोजर, विद ऑल ह्यूमिलिटी, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार का फिगर है 303, उसको अपने आप क्रॉस कर पाएगी। अगर कोई ये होगा तो मुझे ये मानने में भी कोई हर्ज नहीं है कि हम गलत हैं। मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि जो देश का ग्राउंड पे हमने काम देखा, जिस तरीके का माहौल था देश में और सारी चीजें थी, उसमें इतना बड़ा मैसिव मैंडेट मुझे दिखाई नहीं देता
बाकी जो कुछ होगा वो 4 तारीख को सामने आ जाएगा और मैं आपके सामने पेश भी हो जाऊंगा आपकी अदालत में, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कोई व्यक्तिगत वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। हम तो वो बोलते हैं जी, सारे जर्नलिस्ट जो भी हैं, जो देखते हैं, आकलन ठीक नहीं हो सकता। हाँ, मैं वही चाह रही हूँ, एक लाइन में अगर मेरे दर्शक समझे, अगर मैं इसको एक ब्रेकिंग भी दूं या शॉर्ट भी बना के अगर मैं डालूं, तो मैं ये मान के चलूं कि हाँ, बीजेपी वो करिश्मा नहीं कर पाएगी 14 और 19 वाला, लेकिन हाँ बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, ये तो मान के चले। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी होगी। नंबर्स की केवल वो है कि वो 250 आती हैं, 260 आती हैं, 280 आती हैं, 400 प्लस माइनस 15 तो नहीं आती है, ठीक। और 303 का फिगर भी जो पिछली बार का उनका, अगर वो क्रॉस करते हैं तो मैं मानूंगा कि भाई हम गलत थे और भारतीय जनता पार्टी, और मैं तो जिन भाइयों ने 415 दिखाए हैं उनको भी कहूंगा कि आपने पकड़ा और हम गलत थे। इसमें भी कोई कहने में मुझे कोई वो नहीं, हमारे ही साथी होंगे। लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय में बीजेपी कांट क्रॉस द लास्ट टाइम फिगर आल्सो, दैट इज 303। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, यस दे विल। थोड़ा सा हाइपोथेटिकल हो जाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन नंबर्स ले आता है और मौका भी उनको मिलता है पहले, तो राहुल गांधी ही पीएम होंगे? बिल्कुल नहीं होंगे, ये आप स्टोरी चला सकती हैं। अगर कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस को गठबंधन का मौका मिलता है, मल्लिकार्जुन खड़गे विल बी द फर्स्ट चॉइस, वो प्रधानमंत्री पद के कांग्रेस पार्टी के दावेदार होंगे। राहुल गांधी माइनॉरिटी गवर्नमेंट को एज ऑफ नाउ विल नॉट लीड। माइनॉरिटी गवर्नमेंट इन द सेंस कि जब कांग्रेस पार्टी के नंबर्स उतने नहीं है और अलायंस की सरकार है, तो अलायंस में जिस तरह का तजुर्बा चाहिए वो सारी चीजें चाहिए। तो जैसे पिछली बार फ्रॉम नोवेयर डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे, उसी तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे 100%, अगर इंडिया अलायंस को कोई चांस मिलता है हाइपोथेटिकली, तो मल्लिकार्जुन खड़गे विल बी द नेचुरल चॉइस फॉर द प्राइम मिनिस्टर। या आप बड़े कंफर्टेबली चला सकते हैं। मैं इसे जरूर चलाऊंगी। और बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना कीमती समय मुझे दिया। थैंक यू सो मच। हम भविष्य में और बातचीत करेंगे। मैं बहुत ज्यादा आभारी हूँ आपके इस समय की। बहुत शुक्रिया सर, बेबाकी से अपनी बात रखने के लिए हर विषय पर। थैंक यू।